हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल अत्याचार के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि आप लोग थोड़ा कैलकुलेटिव और इंजीनियरिंग ब्रेन जो होता है थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को इतना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यह सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही दिल से और बहुत ही याद करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में। थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो काफ़ी अच्छा किया जा सकता है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब सबसे पहली बात है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं। इरिगेशन, जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ बेनिफिट होगा। तो क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले तो ये समझ लें। तो सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट है, पहला जो इसका बेनिफिट है ये है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, टोटल मिला के 7 इसके बेनिफिट्स हैं। मैं पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखने के बाद एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। ऑफ कंट्री, तो मैंने फटाफट इसको लिस्ट आउट कर दिया। अब एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहला है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, तो फूड को प्रोडक्शन, हमारा जो खेती है, जो प्रोडक्ट्स है, उसके ज़्यादा बढ़ने के लिए ही हम कर रहे हैं। तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद है ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन या सूखा। तो सूखा जो है, अगर सूखा पड़ जाएगा, अगर हम खेती करेंगे और हमारे पास अगर कोई इरिगेशन का कोई भी साधन नहीं है, तो हमारे खेत क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। तो उस अकाल से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इरिगेशन का यूज करते हैं। अगर हम इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो सूखा का जो इफेक्ट है उससे हम बच सकते हैं। तो ये है। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। तो कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, जुताई करना। तो जो कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, फसल कितने तरह के होते हैं, एक तो रबी होता है, खरीफ होता है और एक नकदी फसल होता है। नकदी फसल का मतलब होता है कि उससे आप तुरंत पैसे बना सकते हैं। जैसे आपका तंबाकू हो गया, आप उसको खाएंगे नहीं, उसको बाज़ार में बेचेंगे तो उससे आपको तुरंत पैसे मिलेंगे। इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसकी कैटेगरी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से फसल नकदी में आएंगे, कौन से रबी में, कौन से खरीफ में। और भी कोई टाइप होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम कल्टीवेट। नकदी फसल भी हम इससे आसानी से पैदा कर सकते हैं। और जो है प्रॉस्पेरिटी जो है वो समाज में फैलेगा, क्योंकि अगर अच्छी फसल होगी तो सबके पास पैसे आएंगे। तो जब सब पैसे आएंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो ये सब थोड़ी सी सोचने की भी बात है। इनलैंड नेविगेशन के जो साधन हैं, जब खेत बहुत सारे फसल पैदा होगी तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें नेविगेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो डेफिनेट सी बात है कि ये इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम खेती करेंगे तो इसकी भी डेवलपमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। अब क्या है कि जब आप खेती करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, खेतों में पानी अप्लाई करेंगे, पानी से खेत को पटाएंगे, इरिगेट करेंगे, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में परकोलेट होगा। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो इम्प्रूव होगा ग्राउंड वाटर स्टोरेज। अगर पानी आके निकल जाता, आप खेती नहीं करते, तो ग्राउंड वाटर जो है वो थोड़ा सा कम रह जाता। लेकिन इसके ये भी है कि अगर आप ग्राउंड से ही वाटर ड्रॉ करके खेती कर रहे हैं तो उसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो वो दोनों देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल क्या होता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद है जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो अगर लोग प्रॉस्पेरस होंगे, लोग धनी होंगे, लोग खुश होंगे, तो देश तो ओवरऑल क्या होगा, डेवलप करेगा। तो डेवलप कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। तो ये सारे हमारे जो हैं बेनिफिट्स हैं जिसके लिए हम लोग इरिगेशन करते हैं खेतों में। लेकिन कुछ कुछ नुकसान भी हैं, तो हमें वो भी समझ लेना चाहिए कि खेती करने के क्या क्या नुकसान है। तो उसको भी पहले मैं लिस्ट आउट कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।
देखिए डिसएडवांटेजेस में चार मेन डिसएडवांटेजेस है। पहला है वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग एक फेनोमेना है कि जो वाटर टेबल है वो बहुत ही ऊपर आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल वाटर लॉगिंग के बारे में बात करेंगे। तो वाटर लॉगिंग एक निगेटिव फेनोमेना होता है, तो जिसकी वजह से अगर हम इरिगेशन ज़्यादा यूज करेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। उसके बाद डिजीज़ बढ़ जाते हैं उस एरिया में, कुछ बीमारियों, क्योंकि हम जब सारा जगह वेट हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, तो बैक्टीरिया को पनपने का अच्छा माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं जब इरिगेशन की वजह से। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेज है। दूसरा है पॉल्यूशन, क्योंकि जब हम इरिगेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, खाद भी डालते हैं। खाद जो होता है यूरिया एंड अदर चीज़ें, वो एक तरह से ह्यूमन बींग के लिए आप उसको डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, तो वो एक तरह से पॉल्यूशन का ही काम करता है। पानी को भी ख़राब कर सकता है अगर आप खाद ज़्यादा डाल देंगे, तो पॉल्यूशन भी इससे बढ़ता है। और सबसे चौथा जो पॉइंट है वो है वाटर लॉस। तो वाटर लॉस है, आप पानी को ज़्यादा फैला देंगे, पानी को पूरे खेत में आपने पटा दिया तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन होके इवापोरेशन का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो लॉस भी काफ़ी होता है। इसलिए इस लॉस को भी कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया कि कितने तरह के इरिगेशन होते हैं। अब है कि कितने, सॉरी, ये हो गया कि इरिगेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। लेकिन अब हम लोग अभी बात करते हैं कि इरिगेशन कितने तरीके से हम लोग करते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमने अभी तक डेवलप कर लिए हैं इरिगेशन को करने के। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसको भी पहले लिस्ट आउट करता हूँ। तो बेसिकली ये 7 तरह के हमारे जो है टाइप्स ऑफ इरिगेशन होते हैं। फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्यूरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप फ्लडिंग। तो सबसे पहले तो ये सातों याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में कहीं कहीं पूछा जाएगा। और ये टाइप भी बहुत ही डिटेल में समझने की ज़रूरत है। मतलब बहुत डिटेल, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक क्लास लगेगा, इसी क्लास में सब समझाएंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्री फ्लडिंग का क्या मतलब है, बॉर्डर फ्लडिंग का क्या मतलब है, कैसे करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। वो थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो मैं ये मिटाऊंगा नहीं, इसके बाजू में ही एक एक करके आपको सारा एक एक फ्री फ्लडिंग और ये सारे इरिगेशन क्या क्या होते हैं इसके बारे में समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्री फ्लडिंग। तो देखिए, जो फ्री फ्लडिंग है इसमें क्या होगा, आपका एक मेन डिच होगा, और इसमें से आप क्या करेंगे कि मतलब एक जो पानी जाने का रास्ता है ये मेन है, मेन डिच इसको कह सकते हैं। और इसमें से हम 20-20 मीटर पे सब्सिडरी डिच बना देंगे, इस तरह से नाला बना देंगे, और इस नाले में से जगह जगह से रास्ता छोड़ देंगे। तो ये जो करीब करीब जो ये डिस्टेंस होता है ये 20 मीटर का होता है। तो क्या होता है, पानी इधर जाएगा और इधर जाएगा, उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके पूरे लैंड में स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि लैंड जो है वो स्लोपी होना चाहिए, ताकि पानी का मूवमेंट जो है अपने आप हो जाए। इस टाइप का जो फ्री फ्लडिंग होता है ये, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये अपने आप छोड़ दिया जाता है पानी, ताकि ये पूरे एरिया में अपने ग्रेविटी के बदौलत ये फैल जाए। और फ्री फ्लडिंग के केस में और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्री फ्लडिंग में जो वाटर्स हैं जो यहाँ से निकलते हैं, ये वाटर जो है यहाँ से निकल के क्या है, फ्री जाते हैं, अपने आप फ्लो करते हैं। तो इनको रोकने वाला कुछ नहीं है, अपने आप चलते हैं। तो इसको कई बार हम लोग वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। तो वाइल्ड फ्लडिंग का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग, कहीं से पूछा जाएगा कि फ्री फ्लडिंग को ही वाइल्ड फ्लडिंग कहते हैं। अच्छा, तो इतना ही कुछ है आपको फ्री फ्लडिंग में जानने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है। तो हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग, तो बॉर्डर फ्लडिंग में जो सबसे विशेष बात होती है कि इसमें लैंड को हम लोग सेवरल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लेवीज। लेवीज कहते हैं आपको तटबंध, अगर हिंदी में बोले तो तटबंध। तो छोटे छोटे क्या करते हैं कि तटबंध बना देते हैं,
और उसी तटबंध को हम लोग बॉर्डर्स कहते हैं। तो जैसा कि बॉर्डर फ्लडिंग है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये मेन, सपोज कि ये हमारा मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई डिच है। इसको अगर हम लोग कहें कि दिस इज मेन सप्लाई डिच, ठीक है। तो हम, और ये सारा एरिया जो है इस तरफ का, जो सपोज कीजिए कि ये सारा एरिया जो है लैंड है, वो हमें क्या करना है, इरिगेट करना है। तो इधर से पानी को क्या होगा, इधर से हमें पानी लाना पड़ेगा। तो उसका मेथड क्या है, इसको हम लोग सेवरल स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे। और ये जो स्ट्रिप्स है इसको हम लोग कहते हैं लेविस। ये जो है लेविस है, ये छोटा छोटा तटबंध टाइप का बना लेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि इधर से पानी का रास्ता छोड़ देते हैं। अब पानी जो है, पानी इधर से फ्लो तो करता रहता है, वो इधर से ऐसे इन सारे एरिया में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह के अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। सिंपल है। अब इसमें जो है कि जो हमारा लैंड होता है वो हमारा मेन डिच है। ये मेन डिच के परपेंडिकुलर स्ट्रिप में हम इसको डिवाइड करते हैं। और इसमें कई बार हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं कि अगर हम यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो इस जगह पे पानी कितनी देर में पहुंचेगा, तो टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला सीधा सीधा फार्मूला है, आप उसको याद कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। उसको प्रूफ करेंगे तो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपको अगर फार्मूला याद रख लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है T इज इक्वल टू 2.3 वाई बाई एफ लॉग बेस 10 क्यू बाई क्यू माइनस एफ ए। अब इसमें कुछ नोटेशंस जो होंगे आपको पता होंगे, कुछ नोटेशंस जो हैं आपको पता नहीं होंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारा बता देता हूँ। अब क्यू जो है हम लोग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, क्यू हम कहते हैं डिस्चार्ज को। अब इस सप्लाई डिच से जो इसमें आपका डिस्चार्ज आ रहा है दैट इज क्यू, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम सप्लाई डिच। उसके बाद जो है आपका स्मॉल वाई होता है आपका, जो पानी इसमें फ्लो करेगा तो कितने डेप्थ में फ्लो करता है। तो इसको लिखते हैं डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। ये हो गया आपका वाई, ये टर्म। और उसके बाद हो जाता है एफ। तो एफ इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन रेट हो गया। ठीक है आपका कि वाई हो गया, एफ हो गया, क्यू हो गया, ए हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ए जो होगा वो आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो फॉर्मूला है, इसको आप याद करिए इस फॉर्मूला को। टी इज इक्वल टू 2.3 वाई बाई एफ लॉग 10 क्यू डिस्चार्ज बाई क्यू माइनस एफ इंटू ए। अब कहीं ना कहीं एफ क्या है, एफ जो है इनफिल्ट्रेशन रेट है। तो जिस रेट से पानी जो है जमीन के अंदर, जैसे जमीन जमीन है ये, इसके अंदर जब पानी फ्लो होगा तो क्या होगा, नीचे जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा, तो उसका रेट है। तो क्या होगा, जब आप लैंड पानी जब फ्लो करेगा तो धीरे धीरे वो इन्फिल्ट्रेट भी करता जाएगा। तो जो पानी बचेगा वही आगे की ओर फ्लो होगा। कुछ पानी तो नीचे चला जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो गया, बाकी बचेगा वही आगे जाएगा। तो उसमें से हमें माइनस करके ये फॉर्मूला कुछ डेवलप किया गया है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक आध न्यूमेरिकल भी डेफिनेटली मैं आगे आपको समझाऊंगा। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विद द सप्लाई डिच ऑफ डिस्चार्ज क्यू। तो आपको क्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि मैक्सिमम एरिया कितना डिस्चार्ज हो सकता है। तो ए मैक्स जो होता है
ए मैक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। तो क्यू हो गया डिस्चार्ज और एफ हो गया इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दोनों का जो रेशियो होगा दैट अमाउंट ऑफ एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम द दैट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। और ये जो मेथड्स है ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। इंडिया में ज़्यादातर इसी तरह ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जितने छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप बनाएंगे, जो स्ट्रिप की बात हम लोग कर रहे थे, ये जो स्ट्रिप है ये जितना पतला पतला बनाएंगे उतना ज़्यादा, ये नॉर्मली हम लोग 10 से 20 मीटर का रखते हैं, 10 to 20 मीटर। ये भी कहीं क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी याद रखें 10 से 20 मीटर का है। और ये जो लेंथ होती है ना यहाँ से जो पूरे स्ट्रिप की लेंथ, वो करीब करीब 100 मीटर के आसपास रखते हैं, 100 से 400 मीटर। तो ये भी है एक इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारा स्ट्रिप बनाते हैं वो 10 मीटर चौड़ा होता है और 10 से 20 मीटर चौड़ा, और लंबाई उसकी होती है 100 से 400 मीटर। तो हम जितना पतला पतला स्ट्रिप्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो है थोड़ी सी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा जो मेहनत है मैन पावर वो भी बढ़ेगा। तो हमें एक बैलेंस बनाना है। तो जो अगर हम बड़ा बड़ा स्ट्रिप बनाएंगे तो डेफिनेटली कुछ मैन पावर बचेगा, तो हमें पंपिंग में और जो भी डिस्चार्ज करने में खर्च हो सकता है। तो उसका बैलेंस बना के हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रखना चाहिए। तो नॉर्मली 10 से 20 मीटर रखने पे वो ओवरऑल ठीक ठाक ही इकोनॉमी रहती है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका वाटर फ्लडिंग। अब हम लोग आगे वाला जो टॉपिक है, अगला जो है इसमें आता है आपका आएगा चेक फ्लडिंग। अब देखिए चेक फ्लडिंग जो है हमारा जो नॉर्मल फ्लडिंग था, जो फ्री फ्लडिंग के टाइप ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना कि एरिया को थोड़ा बहुत कन्फाइंड कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मेन सप्लाई डिच है, और इसमें हमने क्या किया कि थोड़े कई सारे रास्ते बना दिए, मान लीजिए पानी निकलने के ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हैं। तो उसके बाद हम करते क्या है कि इसको, सॉरी, ये है, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे लेवीज बना के, तटबंध बना के, इसके अंदर जाने वाले जो एरियाज हैं उसको हम लोग चेक कर देते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है, पानी जो है इतना ही दूर में कन्फाइंड रहता है। पानी को ब्लू से बनाया जाए तो अच्छा लगेगा। ये पानी है इतना ही दूर में कन्फाइंड रहता है, यहाँ से निकला ऐसे गया। तो इसको अगर हम लोग एरिया को कन्फाइंड चेक बना दे, छोटे छोटे लेविस, छोटे छोटे तटबंध से, इसको कहते हैं लेविस, या हिंदी में तटबंध। तो पानी जो है इसी के अंदर, इस ये जो हमने ओपनिंग बनाई है, इस ओपनिंग से इतना दूर का एरिया बनेगा, इतना दूर का एरिया बनेगा। और इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ याद रखिए कि ये जो आपका एरिया है ये 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर तक ये एरिया को रखते हैं जिस जो चेक फ्लडिंग में। और आपको पता ही होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर 100 × 100 मीटर का एरिया, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर ये होता है। और चलिए बात आ गई है, तो मैं लगभग जो है 1 एकड़ की बात करें आपको, 1 एकड़ जो होता है वो करीब करीब होता है 4,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये करीब करीब हो जाएगा अगर हम लोग इस पूरा जो जो हम लोग चेक जो हम लोग कन्फाइंड लैंड बनाया है, तो वो करीब करीब क्या हो जाएगा 2.5 एकर्स। तो 2.5 एकड़ का हम लोग चेक एरिया बनाते हैं, और उसमें हम लोग ओपनिंग देते हैं पानी का उसमें जाने के लिए, और वो पानी उसमें उसी से हमारा इरिगेशन हो जाता है। तो ये हो गया आपका चेक फ्लडिंग। और अगला है बेसिन फ्लडिंग। तो ये जो है इसको कहते हैं, हम लोग जनरली कहते हैं दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग। नॉर्मली क्या है इसमें, इमेज में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेन मेन जो है मेन डिच, मेन सप्लाई डिच है, मेन सप्लाई डिच। तो इसमें क्या करते हैं कि सब्सिडरी डिच बनाते हैं, कई सारे सब्सिडरी डिच बनाते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं, इधर भी इधर भी। और यहाँ पे जो जो एरिया हमारा कंसर्न है, जहाँ हमको पटाना है, जहाँ पे इरिगेशन करना है, उस जगह पे हम लोग एक बेसिन टाइप का एरिया बनाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो पानी क्या होगा
यहाँ से ओपनिंग रहेगी, यहाँ से ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। तो ये जो है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। तो आपका जो पानी है वो ब्लू से बनाते हैं, पानी पानी आएगा और ऐसे इससे इंटर करेगा, फिर इधर भी इंटर करेगा, फिर सीधा भी जाएगा, सीधा जाता रहेगा, फिर इधर भी इंटर करेगा। इस तरह से पानी जाएगा। और जो हमारा कन्फाइंड एरिया है जहाँ हमें बनाना है ट्री वगैरह, बेसिकली इसको जो यूज करते हैं ऑर्चिड के ट्री को इरिगेट करने के लिए करते हैं। दिस मेथड इज, ये मेन हमारा जो है वो पर्पस होता है। यहाँ पे है ऑर्चिड का ट्री। तो इस तरह से ये होता है आपका बेसिकली बेसिन, बेसिन फ्लडिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्यूरो इरिगेशन, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप में से किसी ने आलू की खेती अगर देखी है, तो आलू की जो खेती होती है उसी को फ्यूरो इरिगेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने देखी है वो अभी तुरंत समझ गए होंगे। तो इसमें क्या करते हैं फ्यूरो इरिगेशन में कि लैंड को पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। और इस मेथड में फ़ायदा ये होता है कि ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ग्रीन है, तो यहाँ पे क्रॉप वगैरह है, यहाँ पे क्रॉप है, आलू की क्रॉप लगी हुई है, ये हो गया, इसको कहते हैं। और यहाँ पे आपका यहाँ से मेन डिच होता है। तो मेन सप्लाई डिच ये है, तो पानी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। कई बार यहाँ पे पाइपलाइन भी बिछा देते हैं मेन सप्लाई डिच की जगह, और वहां से एक एक में पानी डालते हैं। और ये जो है अगर इसको हम एक सेक्शन ऐसे काट दें, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताता हूँ, तो ये जो आपको ऐसा दिखेगा, देखिए, और यहाँ पे आपके जो हैं इसके ऊपर आपके प्लांट रहते हैं, ऐसे प्लांट रहेगा इसमें, ये प्लांट हो गया। और इसी में हम लोग इरिगेशन का पानी जो है इसमें डाल देते हैं, तो ये धीरे धीरे पर्कुलेट करके सारे प्लांट को इरिगेट कर देता है। तो ये होता है आपका फ्यूरो इरिगेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो लैंड एरिया जो केवल हमने पानी कितने दूर में डाल रहे हैं, इतना ही दूर में डाल रहे हैं, हाँ, पूरे लैंड में तो डाल नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़े पानी की भी सेविंग होती है। तो 1/5 से 1/2 लैंड एरिया ही इसमें भीगता है। ये जो हमारा फ्यूरेज का जो ये डेप्थ होता है ना, ये डेप्थ होता है 8 cm से लेके 30 cm। और जो आपका ये जो लेंथ होती है ना, ये करीब करीब जाती है 400 मीटर्स तक, 100 से 400 मीटर तक आप लंबाई है। आप इसकी फ्यूरोज बना सकते हैं 8 से 30 मिनट, मतलब जहां से शुरू होगा वहां पे डेप्थ रहेगा कम, जहां एंड होगा वहां ज्यादा, तभी तो स्लोप बनेगा, तभी तो पानी जाएगा। तो 8 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का इसका डेप्थ होता है। तो ये होता है आपका फ्यूरो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो बढ़ते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस एज पर नेम, इसमें क्या करते हैं कि खेत के अंदर बहुत सारा पाइप नेटवर्क बना देते हैं, पाइप्ड नेटवर्क। ठीक है, पाइप नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, उसमें नोजल होता है इस तरह से, और वो नोजल जैसे ये पाइप का नोजल है, वो पानी जो है ऊपर से छिड़कता है, स्प्रिंकल करता है। और ये हमारे खेत हैं, ये इसमें प्लांट लगे हैं, और ये ऐसे छिड़क छिड़क के इसमें जो है पानी ऐसे पटाते हैं। तो कई सारे वो कैपेसिटी, हर नोजल के कैपेसिटी के हिसाब से नंबर ऑफ नोजल जो है इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और वो स्प्रिंकल करके पानी को खेतों में पटा देता है। तो ये तो है आसान, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए कि ये कहाँ पे सूटेबल है, क्योंकि इसमें एक आपको बजट लगेगा, खर्च लगेगा, आप जब सेटअप करेंगे तो इसमें पैसा लगेगा। तो कैसे लैंड में आपको ये सेटअप करना चाहिए, तो ये जो सूटेबल होता है, ये होता है जहाँ पे टोपोग्राफी जो है इरेगुलर हो, मतलब ऊंचा नीचा हो। तो इरेगुलर टोपोग्राफी, ठीक है। उसके बाद यह है कि जहाँ पे पानी जो सॉइल है बहुत ही परमिएबल है या बहुत ही इम्परमिएबल है, या तो पानी बहुत जल्दी अंदर चला जाता है, तुरंत पानी डाला और पर्कुलेट हो गए ग्राउंड के अंदर, या पानी डाला तो वो पूरा ऊपर 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 ही फ्लोट करने लगा। तो इन दोनों केसेस में
हम जो है इसको यूज कर सकते हैं स्प्रिंकलर को। तो जो है हाईली परमिएबल और हाईली इम्परमिएबल, मिडिल वाला जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है। जो या तो एक्सेसिव परमिएबल हो या एकदम परमिएबल ना हो, ऐसे केसेस में हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ पे वाटर टेबल भी है जो हमारे पंपिंग हाइट के अंदर हो, यानी वाटर टेबल हाई हो, तभी तो यूज कर पाएंगे पंप पंप का, है ना। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, कहीं दूर से पानी लाएंगे और सिस्टम बनाएंगे तो। अरे मिट जा भाई, क्यों नहीं मिट रहा तू? चलो नहीं मिटेगा तो हटो, हम अलग ही लिख लेते हैं। तो व्हेन वाटर टेबल इज हाई। और उसके बाद चौथा है, और जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पानी की कमी है, तो ये क्या होता है कि स्प्रिंकल करते हैं तो काफी कम पानी का इस्तेमाल होता है। तो व्हेन वाटर इज स्केर्स। जब वाटर की स्कार्सिटी हो, तो इस तरह से ये है। लेकिन इसमें ये सब है आपके सुटेबिलिटी है, और एडवांटेजेस क्या है कि सीपेज लॉस जो है इसमें कम होता है, क्योंकि हम कम पानी उतना ही पटाएंगे, वो स्प्रिंकल कर देंगे, प्लांट को मिल जाएगा पानी डायरेक्ट। तो इवापोरेशन लॉस जो है वो थोड़ा सा कम होगा, उसमें कंट्रोल हो जाता है, सॉरी सीपेज लॉस कम होगा। और इसमें लेवल लेवल करना लैंड को रिक्वायर्ड नहीं होता है, स्लोप बनाना रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही कहीं भी इसमें स्प्रिंकल कर दीजिएगा तो जहाँ पानी जाना है वहाँ स्प्रिंकल के थ्रू ही चला जाएगा। लेकिन जैसे अगर आप फ्यूरोज का या और कोई मेथड यूज करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड स्लोप में ग्राउंड को लेवल करना पड़ेगा, तभी पानी जो है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर भी जो है पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, और वो फर्टिलाइजर भी अप्लाई हो जाएगा खेत में बहुत आसानी से। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। और उसके बाद है, ये सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग को भी प्रिवेंट करता है, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वाटर लॉगिंग क्या है, सैलिनिटी क्या है, तो चिंता मत करिए, बट अभी याद करिए कि ये दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करता है ये। लेकिन इसमें और है, और इसमें लेबर की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। एक बार आपने सेटअप कर दिया, बस नोजल खोला, मतलब टैप खोला, अपने आप पानी पूरा खेत में अपना स्प्रिंकल होने लगेगा। तो में लेस लेबर वर्क रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेते हैं एडवांटेजेस को। एडवांटेजेस क्या क्या थे, तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा इंडिकेटिवली लिख देता हूँ, सीपेज लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसके एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस की बात कर लें। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इवापोरेशन लॉस हाई होता है, क्योंकि ये पत्तों उत्तों पे गिरता है तो इसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया में स्प्रिंकल होता है, तो थोड़ा इवापोरेशन लॉस जाता है, ज़्यादा होता है। और इसमें इनिशियल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होता है, तो इसमें बजट लगाना पड़ेगा आपको खर्च करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब बहुत ज़्यादा अगर इरिगेशन करना है, बहुत ज़्यादा, तो स्प्रिंकलर जो है सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर हैवी इरिगेशन। जैसे चावल है, चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो आप स्प्रिंकलर के थ्रू उससे पानी नहीं दे सकते, आपको उसमें लैंड इरिगेशन का ही मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा एक और बात है कि टेक्निकल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। लेकिन इंडिया में कोई ज़्यादा नहीं है, हमारे सारे किसान ऑलरेडी काम संभाल लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ एडवांस ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ा उसमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एनर्जी की भी ज़रूरत है, बिजली की भी ज़रूरत है, इसीलिए ये जो है थोड़ा सा इंडिया में अनकॉमन है। इट्स कॉस्टली प्रोसेस एंड वाइडली यूज्ड इन यूएसए, तो यूएसए में अच्छा खासा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको भी लिस्ट आउट कर लेते हैं, जब हमने पढ़ लिया है तो।
इसमें होता है आपका इवापोरेशन मोर, सीपेज लेस था, इवापोरेशन ज़्यादा होता है इसमें। फिर दूसरा है इनिशियल कॉस्ट मोर, इनिशियल वाइडली यूज्ड इन यूएसए। इंडिया में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैन पावर बहुत अवेलेबल है। यूएसए में मैन पावर अवेलेबल नहीं है, मैन पावर की वहाँ कमी है, वहाँ लोग कम है, अमीर लोग हैं लेकिन कम लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैन पावर जो है अवेलेबल है, सस्ती मैन पावर अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इसको इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, बट करना चाहिए। करेंगे तो आने वाले दिन में कई जगह मैंने देखा भी है इस्तेमाल होता है, कई जगह नहीं होता है। तो और लास्ट में जो है वो लास्ट अंतिम है जो हमारा, वो है ड्रिप इरिगेशन। अब देखिए ये जो ड्रिप इरिगेशन की खास बात क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाइप नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली जो प्लांट का रूट जोन होता है उसी में पानी पहुंचा देते हैं। तो इसमें जो है इवापोरेशन और परकोलेशन लॉसेस जो है बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो तो जो ड्रिप इरिगेशन है, इस ये जो है हमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन पानी जो है काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें जो है जहाँ पे पानी वो निकालता है नोजल्स, वो नोजल्स जो है करीब करीब आधा मीटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग कई सारे पाइपलाइन बिछाते हैं, लैटरल्स बोलते हैं उसको। उस लैटरल्स में 0.5 टू 1 मीटर के डिस्टेंस पे नोजल लगा देते हैं, जो कि पानी है 2 से 10 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी को डिस्चार्ज करता है। तो ये काफ़ी कम होता है, तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि डायरेक्टली अप्लाइड एट रूट जोन ऑफ प्लांट या क्रॉप। देखिए रूट जोन जो है इसके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे कि इसका टेक्निकल मतलब क्या होता है। अभी समझिए कि रूट जोन वो डेप्थ होता है जहां से पानी पौधा जो है लेके उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट पानी जड़ में ही पहुंचा देते हैं ताकि जो है, और दूसरा है डायरेक्टली वहां पहुंचाने की वजह से लेस वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और तीसरा जो होता है इसमें कि इवापोरेशन एज वेल एज परकोलेशन इज लेस, बहुत लेस, मतलब करीब करीब 25% पानी का ही जरूरत पड़ता है, इसमें 75% सेविंग होती है। तो ये है इसमें बेनिफिट। और इसमें जो है नोजल्स आर, ये तो देखिए कैसा प्लांट है क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, बट लेकिन नोजल्स जो होते हैं टू 1 मीटर डिस्टेंस ऑन लैटरल्स, और इसमें डिस्चार्ज होता है 2 से 10 लीटर पर आवर। तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या है इसमें करते क्या है। जैसे ये पाइप लाइन्स हैं और इस ये लेटरल्स हो गए बहुत सारे, इसमें हम लोग 1-1 मीटर पे ऐसे करके नोजल लगा देते हैं। यहाँ पे पेड़ होता है, मान लीजिए यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, ये सारे पौधे हैं, ये पौधे हैं, ये सारे मान लीजिए हमारे पौधे हैं। तो इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं पौधे के जड़ों में, तो पानी जो है डायरेक्ट जड़ में पहुंच जाता है, काफ़ी सही होती है। तो ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, बाकी तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्या है। तो ये थे पूरे टाइप ऑफ इरिगेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, और टर्म्स के बारे में डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ, और ये वीडियो जब भी जल्दी जल्दी आएंगे तो जैसे नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बस, बाय बाय।